डिस्क्लेमर, यह एक काल्पनिक रचना है। नाम, पात्र, व्यवसाय, स्थान, घटनाएं और घटनाएं या तो लेखक की कल्पना की उपज हैं या काल्पनिक तरीके से इस्तेमाल की गई हैं। वास्तविक व्यक्तियों, जीवित या मृत, या वास्तविक घटनाओं से कोई भी समानता पूरी तरह से संयोग है। छतरी सरप्राइज। कीर्ति और समीर दोनों एनुअल फंक्शन के लिए दीवान मैसन से बाहर जाने लगे। कीर्ति को शॉर्ट ड्रेस में देख उसके पापा संजय दीवान ने पीछे से टोकते हुए कहा, कीर्ति बेटा टाइम पर घर आ जाना। तुम्हें तो पता ही है कि दीदी को ये सब नहीं पसंद है। मैं हर बार तुम्हारे लिए दीदी से नहीं लड़ सकता। अब तुम बड़ी हो गई हो, इसलिए तुमसे रिक्वेस्ट है बेटा, ये सब बंद कर दो अब। कीर्ति ने अपने पापा की बातें अनसुनी करते हुए उन्हें फ्लाइंग किस भेजा। कीर्ति के पापा हाथों में अखबार लिए सोचने लगे, कीर्ति पता नहीं तुम कब बड़ी होगी बेटा। मैं नहीं चाहता कि बात बात पर तुम्हें रोका जाए, हर गलती पर तुम्हें सजा मिले। मैं चाहता हूँ कि तुम गलतियाँ करना ही बंद कर दो, ताकि दीदी को तुम्हें डांटने और तुम पर सख्ती बरतने की नौबत ही ना आए। दोस्तों के हाथ को ऐसे पकड़कर बाहर जाना, शॉर्ट ड्रेस को अपना ट्रेडिशन बना लेना, गलत संगतों का असर से नशे भी करना, ये सब दीदी को कभी पसंद नहीं आएगा। दीदी की बातें मुझे भी कड़वी लगती है बेटा, लेकिन अगर वो ध्यान ना दे तो तुम्हारे लिए भी बहुत बुरा होगा। अस्पताल में सिद्धार्थ की माँ विलख कर रो रही थी, जिसके पास में दीदी बैठकर उसे शांत करने की कोशिश कर रही थी। सिद्धार्थ डॉक्टर्स के पास जाकर पेपर्स वाले कुछ फॉर्मेलिटी पूरा कर रहा था। सिद्धार्थ की आंखें भी उल्टे कुएं के जैसी भरी हुई थी। सारी फॉर्मेलिटी पूरी करके सिद्धार्थ ने दीदी को इशारा किया और यहाँ से चलने को कहा। डीडी फैशन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री में चारों ओर हो हल्ला शुरू हो चुकी थी। सभी के हाथों में काम के बजाय जुबान पर चर्चे चल रहे थे। चार लोगों के ग्रुप बनाकर सभी आपस में बातें कर रहे थे। आखिर नारायण सिंह का एक्सीडेंट कैसे हुआ? ये एक एक्सीडेंट था या किसी की साजिश? इस कंपनी का कर्ता धर्ता तो नारायण सिंह ही थे। वो पोजीशन में भले ही मैनेजर थे, लेकिन काम तो उनकी मालिकों से भी ज्यादा वफादारी का था। अब क्या दूसरा मैनेजर आने पर ऐसा हो पाएगा? हमें तो नहीं लगता, लेकिन अब डीडी का क्या होगा? उनके लिए तो ये परेशानी की बात हो गई। अब देखते हैं क्या होता आगे। सभी लोग अपनी अपनी राय एक दूसरे के सामने रख रहे थे। उसी वक्त वहाँ डीडी की असिस्टेंट मोनी आई और सभी से कहने लगी, अब तक तो आप सभी ने ये दुखद समाचार सुन ही लिया होगा कि नारायण सिंह अब इस दुनिया में नहीं रहे। इसलिए डीडी मैम का ऑर्डर है कि आज के दिन आप सबों को छुट्टी मिलती है। आप में से अगर कोई चाहे तो उन्हें श्रद्धांजलि देने आ सकते हैं। बाकी आप लोगों की मर्जी। अगली नोटिस का इंतजार करें और जब तक कोई फर्दर नोटिस ना मिले तब तक आप लोग अपना अपना काम वर्क फ्रॉम होम करेंगे। उधर एनुअल फंक्शन में कीर्ति को ड्रॉप करके समीर वापस जा रहा था। तभी कीर्ति ने कहा, ओए समीर सुन ना, तू भी आज जा मेरे साथ, यहाँ कॉलेज की पार्टी है, कोई नहीं ध्यान देगा तुझे, चल चल। समीर का हाथ पकड़कर कीर्ति उसे अपने साथ ले गई। अंदर जाते ही कीर्ति के बहुत से दोस्तों ने आकर कीर्ति और समीर को घेर लिया। दोनों को घेर कर सब कहने लगे, अच्छा बेटा, तो तू आज अपने बॉयफ्रेंड को साथ ले ही आई। बॉयफ्रेंड सुनते ही समीर ब्लश करने लगा, तो वहीं कीर्ति गुस्से में कहा, जस्ट शट अप गाइज, समीर मेरा कोई नहीं है, यही है जो मुझे मॉम के नजरों से देखता है। ज्यादा परेशान मत करो, वरना ये जाकर सीधा मॉम को कंप्लेन करेगा। तुम लोगों के संगत का असर इतना हो गया है मुझमें कि मेरी मॉम तो अब तक मुझे घर से ही निकाल देती। अब समीर को कोई कुछ नहीं कहेगा। कीर्ति की एक फीमेल फ्रेंड ने मजाक करते हुए कहा, अच्छा अगर तू इसे फ्रेंड नहीं मानती है तो मैं इसे अपने साथ डेट पर ले जाती हूँ। कीर्ति कुछ कह पाती उससे पहले ही उसकी फीमेल फ्रेंड रिया ने समीर का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ ले गई। रिया और समीर को साथ में जाते देख कीर्ति परेशान हो गई और बाकी दोस्तों पर नजर पड़ते ही वो हल्की सी मुस्कान बिखेर दी। उधर रिया के साथ गया हुआ समीर भी सहज महसूस नहीं कर पा रहा था। नारायण सिंह के घर पर बहुत से लोग इकट्ठे हो चुके थे। सभी लोग वहां सफेद वस्त्र में ही थे और नारायण सिंह के फोटो के सामने बैठकर सब लोग उन्हें दुखी भाव से याद कर रहे थे। दीदी भी वहीं सफेद साड़ी में बैठी थी और नारायण सिंह की पत्नी माया को शांत रखने का प्रयास कर रही थी। सिद्धार्थ सदमे में था। वो चुपचाप एक कोने में खड़ा था। न तो उसके आंखों से आंसू निकल रहे थे
और न ही मुंह से आवाज। सिद्धार्थ अपने डैड को मरते देख पूरी तरह से सदमे में था। डीडी उसके पास गई और उससे बात करने की कोशिश करने लगी, लेकिन सिद्धार्थ ने कुछ जवाब नहीं दिया। सिद्धार्थ चुपचाप खड़ा रहा। डीडी भी मायूस हो गई। डीडी से सिद्धार्थ का गम देखा नहीं गया और वो याद करने लगी कि जब वो नारायण सिंह से आखिरी वक्त पर हॉस्पिटल में मिलने गई थी, तब नारायण सिंह ने डीडी का जोर से हाथ पकड़ लिया और कहने लगे, डीडी मैम, मेरा सिद्धार्थ अब आपका जिम्मेदारी है। याद करते करते अचानक से डीडी अपनी आंखें बड़ी कर ली और मन में कहने लगी, मैं पूरी बात सोच भी नहीं सकती। नारायण सिंह और मेरी जो भी बात हुई उसे मैं सोचकर भी हैरान हूँ, लेकिन मुझे उनसे किए हुए वादे को पूरा करना होगा। डीडी ने सिद्धार्थ के कंधे पर अपना हाथ रखा और उदासी भाव से कहने लगी, डीडी हूँ मैं, दुर्गा देवी दीवान। तुम यहाँ नहीं रहते हो सिद्धार्थ बेटा, इसलिए शायद तुम मुझे नहीं जानते हो, लेकिन यकीन मानो अगर नारायण सिंह जी जिंदा होते तो मुझे अपना परिचय खुद नहीं देना पड़ता। तुम्हारे पापा मेरे इंडस्ट्री में मैनेजर थे, लेकिन उन पर मुझे खुद से भी ज्यादा भरोसा था। मेरे लिए हुए डिसीजन एक पल के लिए गलत हो सकते हैं, लेकिन उनके द्वारा लिया हुआ एक भी डिसीजन आज तक गलत नहीं हुआ। मेरा उन पर भरोसा आज तक कभी नहीं टूटा। इससे मैं कह सकती हूँ कि तुम भी उनके जैसे ही भरोसेमंद हो, क्योंकि उनके मुंह से मैं तुम्हारी तारीफ बहुत बार सुन चुकी हूँ। अब तुम कुछ भी चिंता मत करो, क्योंकि अब सब कुछ मैं करवाऊंगी। आज से 13वीं तक का सारा इंतजाम मैं करवाती हूँ, लेकिन उससे पहले आज तुम्हें मेरा साथ देना पड़ेगा। आज मैं एक बहुत बड़ा फैसला लेने जा रही हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि जैसे तुम्हारे पापा मुझ पर भरोसा करते थे, वैसे ही तुम भी मुझ पर भरोसा करोगे। सिद्धार्थ एक पल के लिए डीडी की तरफ अपनी नजरें घुमाकर देखा, लेकिन फिर से उदास खड़ा रहा। कीर्ति के कॉलेज के पार्टी में समीर उसकी दोस्त के साथ बैठ था। तभी उसके पास कॉल आया। समीर ने फोन उठाया और खड़े होकर हड़बड़ाते हुए बोलने लगा, जी मैम, कहिए क्या काम है मेरे लिए। डीडी ने गुस्से में कहा, तुम कहाँ हो समीर? तुम्हारे बैकग्राउंड में ये म्यूजिक कैसा? समीर ने वहाँ से दूर हटते हुए कहा, वो डीडी मैम, मैं तो यहाँ आया था। डीडी ने फिर से गुस्से में कहा, तुम जहाँ भी हो वहाँ से सीधा नारायण सिंह के घर पर आ जाओ, और हाँ, दीवान मैंसन जाकर कीर्ति को भी साथ ले आओ। यहाँ आकर जल्दी मुझसे मिलो, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी यहाँ आ जाओ। समीर फोन रखकर कीर्ति के पास गया और कहने लगा, कीर्ति, हमें चलना होगा। डीडी मैम ने कॉल किया था। हम दोनों को जल्द से जल्द नारायण सिंह के घर पर जाना होगा। कीर्ति फिर से चिढ़ गई और चिढ़ते हुए कहा, ये जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ मॉम के साथ चलने वाली फीलिंग आएगी। नारायण सिंह के घर पर मोनी और टीना भी पहुँच गए, साथ ही समीर भी आ गया। समीर, टीना और मोनी को देख सिद्धार्थ ने डीडी की तरफ देखा। डीडी ने सिद्धार्थ के पास आकर कहा, ये तीनों अब तुम्हारी मदद करेंगे, तुम सिर्फ ऑर्डर करना, बाकी चीजों का इंतजाम करना इनका काम है। बाहर से कीर्ति भी आई। कीर्ति के आते ही डीडी उसके पास आई और कीर्ति के बालों को सहलाते हुए बोली, तुम ठीक तो हो ना बेटा? ये शॉर्ट ड्रेस क्यों पहन रखी हो? अब तुम बड़ी हो गई हो, तुम पर ये सब शोभा नहीं देता। अपनी हरकतें छोड़ दो और एक कमरे में जाकर कपड़े चेंज करके आओ। I said कपड़े बदल कर आओ। कीर्ति की तरफ डीडी जैसे ही गुस्से में देखी, कीर्ति सहम गई और वहाँ से कमरे की तरफ जाने लगी। सिद्धार्थ और समीर की नजरें जैसे ही मिली, दोनों हैरान हो गए। सिद्धार्थ की आंखों में अचानक से गुस्सा जाग गया, तो वहीं समीर की आंखों में लज्जा नजर आने लगी। सिद्धार्थ को गुस्सा आया और अपने पास रखे फूलदानी को उठाकर फेंकते हुए चीख पड़ा, हाउ डरे यू टू कम हियर? डीडी ने हैरान होते हुए सवाल किया, तुम दोनों तो पहली बार एक दूसरे से मिल रहे हो, फिर ये गुस्सा और नाराजगी कैसी? सिद्धार्थ का गुस्सा शांत करने के लिए डीडी अपनी असिस्टेंट से पानी मंगवाए। टीना और मोनी के साथ एक वकील भी आया। टीना के हाथ में पानी था, तो वहीं उस वकील के हाथों में एक डॉक्यूमेंट्स। डीडी ने वकील से उस पेपर्स को अपने हाथ में ले लिया। डीडी ने उस पेपर्स को सिद्धार्थ की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये लो बेटा, इस पर साइन कर दो।
आज तक मैंने तुम्हारे पापा पर बहुत भरोसा किया है, आज तुम मुझ पर भरोसा दिखाओ। सिद्धार्थ ने बिना कुछ सोचे समझे पेपर्स लिया और उस पर साइन कर दिया। इतने में कीर्ति भी आ गई और डीडी उसके पास जाकर उसी पेपर्स पर साइन करने को कहा। कीर्ति एक पल के लिए सवाल करना चाही, लेकिन अपनी मॉम की आंखों को देखकर रुक गई। कीर्ति ने उस पेपर्स को अपने हाथ में लिए बिना ही साइन कर दिया। कीर्ति के साइन करते ही डीडी नारायण सिंह के फोटो की तरफ देखने लगी। कीर्ति ने डरते डरते सवाल किया, मॉम, ये पेपर्स किस लिए था? आपने मुझसे साइन क्यों करवाया? डीडी ने हल्की मुस्कान अपने चेहरे पर लाई और कहा, सिग्नेचर सिर्फ तुमसे ही नहीं बल्कि सिद्धार्थ से करवाया है। सिद्धार्थ और तुम्हारी सिग्नेचर इस कोर्ट मैरिज वाले सर्टिफिकेट पर करवाकर तुम दोनों की शादी करवा रही हूँ बेटा। अब तुम दोनों पति पत्नी हो। इतना सुनते ही कीर्ति के होश उड़ गए। कीर्ति के साथ साथ समीर की कदमें भी लड़खड़ाने लगी। समीर कभी कीर्ति को देखता, कभी डीडी को, तो कभी सिद्धार्थ को। सिद्धार्थ बिना किसी भाव के चुपचाप खड़ा रहा। कीर्ति के कदम लड़खड़ाते हुए पीछे बढ़ने लगी और जाकर सिद्धार्थ से टकरा गई। किसी से टकराने का महसूस होते ही कीर्ति ने पीछे मुड़कर देखा। खुद के नजदीक सिद्धार्थ को पाकर कीर्ति हड़बड़ाकर वहां से दूर भागी। कीर्ति को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ अचानक से ये सब क्या हो गया। कीर्ति को हैरान होकर इधर से उधर जाते देख डीडी उसके पास गई और उसका हाथ पकड़कर बोलने लगी, यहाँ अगर मातम का माहौल नहीं होता तो यकीन मानो कीर्ति, तुम्हारी शादी में 4 चांद लगा देती मैं। कीर्ति अब हैरानी से बस डीडी को देखे जा रही थी। समीर की आंखें छलक गई और वो वहां से बाहर चला गया। समीर को वहां से जाते देख कीर्ति भी बाहर जाना चाही, लेकिन डीडी ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, तुम्हें सिद्धार्थ के पास ही रहना चाहिए इस वक्त, क्योंकि अब तुम दोनों पति पत्नी हो। कीर्ति अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती रही और डीडी उसका हाथ पकड़कर सिद्धार्थ के पास लाकर खड़ी कर दी। डीडी ने गूंजती हुई आवाज में कहा, इस पेपर्स में तुम दोनों के सिग्नेचर हो गए। इसके अनुसार अब तुम दोनों पति पत्नी हो। सिद्धार्थ और कीर्ति दोनों एक दूसरे को हैरानी से देख रहे थे। सिद्धार्थ तो अपने पापा के मौत की वजह से सदमे में होने के कारण चुपचाप था, लेकिन कीर्ति रह नहीं पाई। कीर्ति जोर जोर से गुस्से में चिल्लाते हुए कहने लगी, व्हाट? आप क्या बकवास कर रही हो मॉम? आप बोल दो कि ये गलत है। बोलो ना मॉम कि ये झूठ है। आपका मजाक है, आप बता दो ना मॉम। डीडी ने कहा, नहीं कीर्ति, ये सच है। सिद्धार्थ अब तुम्हारा पति है और तुम उसकी पत्नी। कीर्ति ने एक सामान उठाया और जमीन पर जोर से फेंककर अपना गुस्सा निकालने लगी। कीर्ति को वहाँ जो भी सामान नजर आ रहा था सभी को उठाकर फेंकने लगी। फेंककर अपनी मॉम के पास जाकर गुस्से में बोली, मॉम, आपने ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। आई हेट यू मॉम, आई हेट यू। आपको अच्छे से मालूम था कि मुझे अभी बिंदास जिंदगी जीनी थी, लेकिन फिर भी आपने मेरे साथ ऐसा किया। लेकिन एक बात याद रखना, आप जैसे आपने करवाई है मेरी शादी, बहुत जल्द करूंगी मैं बर्बादी। अब तक इस शादी की खबर मीडिया में फैल चुकी थी। उधर संजय दीवान की कदमें भी पीछे होने लगी। कीर्ति के दोस्तों तक भी ये खबर पहुंची और वो भी हैरान रह गए। उस शहर के हर घरों में एक ही न्यूज चल रही थी, आखिर क्यों करवाई डीडी ने अपनी बेटी की शादी अपने ही मैनेजर के बेटे से? क्या डीडी पहले से प्लानिंग कर चुकी थी या बात कुछ और है? इस शहर की फेम और सब लड़कियों की आइडियल डीडी ने आखिर ऐसा क्यों किया अपनी ही बेटी के साथ? एक एम्प्लॉय के बेटे से शादी करवाकर क्या डीडी ने अपनी बेटी के साथ सही किया, या इसके पीछे कोई गहरी राज छिपी है? कहीं डीडी की बेटी का पहले से इस लड़के के साथ अफेयर तो नहीं? जानने के लिए बने रहिए हमारे न्यूज के साथ। न्यूज सुनकर संजय दीवान भी गुस्से में अपनी गाड़ी निकालने लगे और कीर्ति के दोस्तों ने भी गाड़ी में बैठना शुरू कर दिया। कीर्ति और सिद्धार्थ को डीडी ने कुछ समझाना चाहा, तभी संजय दीवान और कीर्ति के दोस्तों की गाड़ी वहां आकर रुकी। सभी को ऐसे अपने सामने देख कीर्ति और भी गुस्से में हो गई। संजय दीवान को देखते ही कीर्ति अपने पापा के पास दौड़कर गई और उनके सीने से चिपक कर रोने लगी। कीर्ति के माथे को सहलाते हुए संजय दीवान गुस्से में डीडी को देख रहे थे।
कीर्ति अपना सर उठाए और अपने पापा से सिसकते हुए कहने लगी, डैड, मुझे यहाँ नहीं रहना। आपकी वाइफ ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अभी तक मेरे एकेडमिक्स भी कंप्लीट नहीं हुए हैं डैड, और इन्होंने मेरी शादी करवा दी। आई हेट हर डैड, आई हेट हर। आप कुछ दीजिए ना डैड। जो संजय दीवान डीडी से हमेशा विनम्र होकर बात करते थे, वो आज गुस्से में उसे घूर रहे थे। अब तक कीर्ति के दोस्त भी उसके पास आ चुके थे। कीर्ति अपने फ्रेंड्स के पास खड़ी हो गई और संजय दीवान धीरे धीरे डीडी की तरफ बढ़ने लगे। उधर समीर कहीं सड़क के किनारे खड़ा था और उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। उसके हाथ में पॉइजन लिखा हुआ डब्बा भी था और वो सड़क पर तेज रफ्तार में चल रही गाड़ियों की तरफ देखे जा रहा था। समीर एक हाथ से उस पॉइजन की ढक्कन खोलने लगा और दूसरे हाथ में मोबाइल निकालकर रिकॉर्डिंग ऑन करते हुए बड़बड़ाने लगा, अब मेरे जीने का कोई मतलब नहीं बनता। मैं जहर भी खाऊंगा और बीच सड़क में भी कूद जाऊंगा। मैं इतने सालों से कीर्ति से प्यार करता था। कहीं न कहीं मुझे उम्मीद था कि कीर्ति एक ना एक दिन मेरी हो जाएगी। खुद पर भरोसा था मुझे कि एक ना एक दिन मैं उसे अपने प्यार का एहसास दिलाकर रहूंगा। लेकिन डीडी ने सब बर्बाद कर दिया। अब मैं चाहकर भी कभी कीर्ति को नहीं पा सकता। कीर्ति को पाने का सपना मेरा अधूरा रह गया। अब मैं जीकर क्या करूंगा। कीर्ति, आई लव यू यार, आई लव यू सो मच। मैं खुद से भी ज्यादा तुमसे प्यार करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं मरने जा रहा हूँ कीर्ति। उधर संजय दीवान डीडी के नजदीक पहुँचे और डीडी ने कहना चाहा, वो मैं तुम्हें सब बता दूंगी। डीडी की बातों को अनसुना करके संजय ने डीडी के गालों पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। कुछ देर के लिए वहां खड़े सभी लोगों के कान सुनना पड़ गए। डीडी अपने गाल पर हाथ रखकर हैरानी से संजय दीवान को देखने लगी। संजय दीवान गुस्से में तमतमाते हुए डीडी का हाथ पकड़े और वहां से बाहर जाने लगे। सिद्धार्थ अब भी वहीं चुपचाप खड़ा था। कीर्ति अपने दोस्तों के बीच मायूस खड़ी होकर अपने मॉम डैड को देख रही थी। तभी उसके फोन में समीर का एक मैसेज आया। उस समय कीर्ति ने मैसेज सीन करके छोड़ दिया, क्योंकि उसका ध्यान तो अभी डीडी और संजय दीवान पर था। संजय दीवान वहां से दूर डीडी को बाहर ले गए और सुनसान जगह पर जाकर फिर से डीडी को एक थप्पड़ जड़ दिए। इस बात थप्पड़ जड़ने के साथ साथ संजय दीवान ने चिल्लाया, हाउ डरे यू डीडी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटी को जिंदगी बर्बाद करने की। वो मेरी भी बेटी है। दीदी के ऐसा कहते ही फिर से संजय दीवान ने चिल्लाया, अगर होती तो तुम उसकी जिंदगी ऐसे बर्बाद नहीं करती। अगर होती तो तुम ऐसे अपने एम्प्लॉय के बेटे से शादी नहीं करवाती। अगर होती तो इतनी कम उम्र में उसकी शादी नहीं करवाती। अगर होती तो उसकी खुशी के खिलाफ जाकर उसकी शादी नहीं करवाती। अगर होती तो तुम। कहते कहते संजय दीवान हौंफने लगा। अपनी बातों को कुछ देर के लिए संजय दीवान ने रोक दिया और फिर गुस्से में आकर डीडी का दोनों बाजू पकड़कर कहने लगे, बोलो ना डीडी, क्यों किया तुमने ऐसा। कीर्ति क्या तुम्हारी अकेली की बेटी थी। क्यों तुमने एक बार भी मुझसे बात करना जरूरी नहीं समझा। डीडी कुछ कहना चाही, तभी संजय दीवान गुस्से में उसके बाजुओं को और भी जोर से दबाने लगे और दांत पीसते हुए कहने लगे, वो मेरी भी बेटी है। कीर्ति पर जितना अधिकार तुम्हारा है उससे कहीं ज्यादा मेरा है। क्योंकि जब तुम अपने अंपायर खड़ा करने में लगी थी तब उसका पालन पोषण मैंने किया था, इसलिए उससे रिलेटेड कोई फैसला करने का अधिकार सबसे पहले मेरा है। डीडी को दर्द हो रहा था और वो अपनी आंखें सिकुड़ाए हुए बोली, मैंने कोई भी गलत डिसीजन नहीं लिया है। कीर्ति के लिए यही सही रहेगा। संजय को फिर से गुस्सा आया और डीडी के बाजुओं को और भी तकलीफ देते हुए बोलने लगे, अगर मैं डीडी फैशन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री को किसी और के नाम कर दूं, तो क्या वो भी मेरा सही फैसला होगा। बोलो ना डीडी, क्या वो फैसला मेरा सही होगा। तुम जानती हो कि कीर्ति मेरे लिए सब कुछ है। तुम्हारे लिए भले ही अंपायर खड़ा करना एक इन्वेस्टमेंट होगा, लेकिन मेरे लिए कीर्ति मेरी इन्वेस्टमेंट है। उसकी खुशी ही मेरे लिए प्रॉफिट है और उसका दुख मेरे लिए लॉस। आज तुमने मेरा सबसे बड़ा लॉस किया है डीडी। आज मैं जानकर रहूंगा कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया।
क्यों इस नारायण सिंह के बेटे से उसकी शादी करवा दी। मेरी कीर्ति एक अमीर खानदान डिजर्व करती थी, ना कि 2 कौड़ी के एम्प्लॉय का बेटा। बताओ डीडी, क्या देख लिया इस फटीचर में तुमने, जो इसकी शादी मेरी राजकुमारी से करवा दी। डीडी को अब भी बहुत दर्द हो रहा था और वो आंखें बंद करके दर्द सहते हुए बोली, वही जो आप अपनी बेटी के लिए ढूंढ रहे हैं। इतना सुनते ही संजय दीवान के हाथ ढीला पड़ गए। डीडी को भी राहत महसूस हुई जब संजय दीवान उसके बाजुओं से अपना हाथ हटा लिए। अपने मॉम डैड का इंतजार कर रही कीर्ति बार बार गुस्से में बाहर की ओर देख रही थी। कीर्ति ने अपना मोबाइल निकाला और समीर का रिकॉर्डिंग सुनने लगी। समीर का भेजा हुआ मैसेज सुनते ही कीर्ति की आंखें भर आई। कीर्ति भी वहां से भागते हुए बाहर निकली। कीर्ति को परेशान होकर बाहर जाते देख उसके दोस्त उसे रोकने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाए, लेकिन कीर्ति जा चुकी थी। सिद्धार्थ अब भी चुपचाप सदमे में खड़ा था। उधर समीर पॉइजन खाने ही वाला था कि तभी उसके मोबाइल में एक वॉइस मैसेज आया। समीर उस वॉइस को ऑन किया, जिसमें एक आदमी बोला, तुम्हारे काम से मैं खुश हुआ। हमारे रास्ते का एक कांटा हट चुका है, अब दूसरे की बारी है। बहुत जल्द तुम्हें अगले कांटे को भी हटाना होगा। कैसे करोगे वो तुम समझो, मुझे बस फल चाहिए, कर्म करना तुम्हारा काम है। इतना सुनते ही समीर के कदम रुक गए और वो पॉइजन वाली डब्बे को भी फेंक दिया। डब्बा फेंककर पीछे मुड़ा और जोर जोर से हंसने लगा। समीर की हंसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आए तो ऐसी ही स्टोरी को सुनने के लिए आप हमारी चैनल लिंक ऑडियो स्टोरी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें।